नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज कहानी की शुरुआत 2017 से। 2017 में एक दिल्ली कॉकस की बहुत चर्चा थी और एक बयान सोनिया गांधी का वो आज याद आ रहा है। वो बयान ये था कि बीजेपी के जो नेता उस वक्त लोकसभा सत्र से जो लॉबी से निकल रहे थे, उस वक्त सोनिया गांधी ने कहा था कि किसी को बना दो, आडवाणी को बना दो, सुषमा जी को बना दो, अरुण जेटली को बना दो, वेंकैया नायडू को बना दो, लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मत बनाओ। और आज उस बयान की चर्चा, ये जो अनऑफिशियल बयान था, उसकी चर्चा क्यों? आज बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालय पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। पहले मैं उस रेड के अंदर की कहानी बता देता हूं और तब उस बयान की चर्चा करेंगे। आज जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम आई, उन्होंने सिर्फ अकाउंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के फ़ोन स्विच ऑफ करवाए और उन्हें एक कोने में रखवा दिया और बाकी जो भी स्टाफ थे उनसे कहा कि आप दफ्तर के बाहर चले जाइए। इनकम टैक्स की टीम ने पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड मांगा और वो रिकॉर्ड क्या था? इनकम टैक्स की टीम ये जानना चाहती थी कि बीबीसी का कौन सा विंग, डिजिटल विंग या अन्य माध्यमों से कितना रिवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा इनकम टैक्स की टीम जानना चाहती थी कि इंटरनेशनल टैक्सेशन के जो नियम हैं उनका कितना पालन किया गया। आईटी रिटर्न के साथ साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की जानकारी मांगी उन्होंने। कहा कि कौन कौन से लोगों ने, किस संगठन ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, इसकी आप जानकारी दीजिए पिछले 6 सालों का। अब उसी में एक खबर यह है कि आपको शायद पता भी नहीं होगा कि अल जजीरा ने बीबीसी को फंड दिया था और यह फंड था एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। और डॉक्यूमेंट्री क्या था कि अल जजीरा चाहती थी कि बीबीसी भारत की जाति व्यवस्था पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाए। यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो जातियों के बीच जो टकराव है, उसे लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बने। उसमें यह बताया जाए कि कैसे कुछ जातियां दूसरी हिंदू जातियां का उत्पीड़न करती हैं, शोषण करती हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स के सूत्रों की माने तो बीबीसी ने अपने मुनाफे की मोटी धनराशि को जानबूझकर डाइवर्ट किया है और इसके सबूत कागजों में दर्ज हैं, वो सबूत हाथ भी लगे हैं। प्राथमिक आकलन ये है कि 2500 करोड़ का टैक्स इवेशन हुआ है 2012 से लेकर 2022 तक। पिछले 10 सालों में 2500 करोड़ की टैक्स चोरी हुई है बीबीसी की ओर से। अहम जानकारी ये भी है कि बीबीसी को पहले भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई बार नोटिस भेजा है। इसी साल 2022 में 6 नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से भेजे गए, लेकिन बीबीसी ने उन सारे नोटिसों को इग्नोर किया, कभी जवाब नहीं दिया। बीबीसी ने भारत में शेल कंपनियां तो नहीं बनाई है, लेकिन कुछ शेल इंसान जरूर खड़े किए हैं। वो इंसान बीबीसी की तरफ से रिसर्च भी करते हैं, बाहर से भी उन्हें मदद पहुंचाते हैं, उनके लिए इनडायरेक्टली फंड का इंतजाम विदेशों से करते हैं। अब बताइए ना, अल जजीरा को भारत की जो हिंदुओं के बीच जो जातियां हैं उनमें क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है, कैसे शोषण हुआ, इसमें क्या इंटरेस्ट हो सकता है? अल जजीरा भारत में जो हिंदुओं की जातियां हैं वो विभेद पैदा करने की कोशिश क्यों करेगा और इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? 2022 में एक डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई जाएगी कि दक्षिण में महिलाओं को, जो तथाकथित छोटी जाति की जो महिलाएं थी, उन्हें ऊपरी वस्त्र नहीं पहनने दिया जाता था। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के पीछे, बीबीसी या उसे फंड करने के पीछे अल जजीरा की क्या मंशा रही होगी? सोचिएगा जरूर। और अभी खास करके मोदी सरकार आने के बाद बीबीसी की रिपोर्ट अचानक
एंटी गवर्नमेंट, एंटी इंडिया क्यों हो गई, और इसके पीछे कारण है। कारण ये कि बीबीसी का पूरा नाम है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ब्रिटेन की है। भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। कारण एक और भी है कि भारत सरकार, जब मैं उस वक्त मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे, तो फाइटर जेट के लिए अमेरिका से बातचीत चल रही थी, लेकिन भारत ने राफेल विमान खरीदा फ्रांस से। अमेरिका का ईगो हर्ट हुआ है। कारण यह है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने यूरोप और अमेरिका के तमाम तर्कों को नज़रअंदाज करते हुए रूस से कच्चा पेट्रोल खरीदा, कच्चा तेल खरीदा है कम दामों पे। कारण यह है कि भारत नए सिरे से उन देशों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है जिसके साथ अमेरिका या ब्रिटेन, उन दोनों को एक ही लॉबी में रखिए, नहीं चाहता था। कई कारण हैं। कारण भारत में रहने वाले मिशनरियां हैं, कारण वेटिकन है। जो दर्शक लगातार हमारे वीडियोस देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि आखिर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन या अल जजीरा भारत सरकार के खिलाफ इतना मुखर क्यों है, या फिर अमेरिका के कुछ अखबार भारत सरकार के खिलाफ मुखर क्यों हैं। फॉक्स न्यूज़ देख लीजिए, वाशिंगटन पोस्ट देख लीजिए, और सबसे पहले ये देखिए कि उन अखबारों में पत्रकार कौन कौन से हैं भारत के। राणा अयूब लिख रही है, बरखा दत्त लिख रही है, नीलांजन अनिलोपाध्याय लिख रहे हैं। ये सब किस तरह के लोग हैं? एहसान जाफरी लिख रहे हैं। आखिर विदेश, जो खास करके यूरोपियन देश, ब्रिटेन और अमेरिका, ये दोनों देश, अल्ट न्यूज़, कारवां, द वायर, इस तरह के लेफ्ट इकोसिस्टम वाले प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स को क्यों फंड कर रहा है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कभी सोचा है? सोचिएगा जरूर। इस बीच आज मेरे पास कागजी सबूत आए हैं, और सबूत कहते हैं कि अडानी इंटरप्राइज, जो अडानी है, उनको किस सरकार ने कितना कर्ज दिया था। 2009 अडानी के पास जो कुल टोटल कंसोलिडेटेड डेट वो था 12,000 करोड़। उसके बाद 2014 में 71,000 करोड़ हो गया, यानी 2012 से 2014 तक कितना दिया गया? 12,000 करोड़ 2009 में था, उस वक्त भी मनमोहन सिंह की सरकार थी। और जो इन्हें कर्ज दिया गया अडानी को 71,000 करोड़, वो भी मनमोहन सिंह की सरकार में दिया गया। और मोदी सरकार में कितना कर्ज है? 41,000 करोड़, यानी 71,000 करोड़ के कर्ज को कम करते 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 2022 में 41,000 करोड़ किया गया है मोदी सरकार के द्वारा। ये जो सरकारी आंकड़े हैं, जो कि शेयर बाजार के आंकड़े हैं, एनुअल ऑडिटेड बैलेंस शीट अडानी इंटरप्राइजेस का है, वो ये कहता है। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं। तो जो भाषण होता है और जो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है और जो ठोस कागज होता है, दोनों में फर्क है। फर्क बयान में है और हकीकत में है। आज ही एक खबर आई कि राहुल गांधी और उनकी टीम ने ये कहा कि राहुल गांधी के फ्लाइट को बनारस में उतरने नहीं दिया गया। अब वहाँ के अधिकारी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के ऑफिस की ओर से एक मेल आया था कि हम आज वहाँ नहीं उतर रहे हैं, हम कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। खुद राहुल गांधी की टीम ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि उस बनारस में जो काम करती है, उससे ये इन्फॉर्म किया था। बयान और हकीकत का फ़र्क ये है कि आज ही त्रिपुरा में राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं बोल रहा था लोकसभा में तो डर के मारे प्रधानमंत्री मोदी के हाथ कांप रहे थे। ये बयान है। और हकीकत यह है कि जिस वक्त राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी मौजूद नहीं थे। परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। खैर, ये तो बात हो गई राष्ट्रीय खबरों की। एक और बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, आपको जाननी चाहिए। 13 फरवरी 2023, यानी एक दिन पहले,
अंडमान निकोबार आइलैंड पर एक बोट आकर रुकी। उस बोट में 68 लोग सवार थे, 22 महिलाएं, 19 पुरुष और बाकी जो बच्चे थे। वो जब वो बोट उतरी तो निकोबार आइलैंड में जहाँ पे ये बोट रुकी है वहाँ पे एक डिफंक्ट एयरबेस था इंडियन एयरफोर्स का, जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। उसके आसपास ये 68 लोग उतरते हैं और जंगल की ओर चले जाते हैं। भारत के कोस्ट गार्ड और वहाँ की पुलिस को इस बात की भनक लगती है और वो जाकर देखते हैं। बच्चों महिलाओं की हालत बहुत ख़राब थी। वो सारे के सारे रोहिंग्या थे। बांग्लादेश अथॉरिटी ने भारत सरकार को बताया कि 2 दिन पहले जो कैंप है रोहिंग्या का, वहाँ से ये लोग चुपके से निकलकर भागे थे। इन्हें जाना इंडोनेशिया था। वहाँ से जो कहकर, जो वहाँ के अथॉरिटी में जो बोट का नाम था माँ बाबेर करके कुछ नाम था, यानी उसका जो हिंदी रूपांतरण होता है कि माता पिता का आशीर्वाद, उस बोट का नाम था। उस बोट से निकलते हैं, वहाँ कहा जाता है कि इंडोनेशिया जा रहे हैं, लेकिन आते हैं चुपके से भारत, अंडमान निकोबार आइलैंड। जो तटरक्षक बल हैं उनका कहना है कि हमें लगातार सूचना मिल रही थी कि रोहिंग्या समुद्री रास्ते से भारत में एंटर कर रहे हैं। और ये कुछ उसी तरह है जब सीरिया यमन युद्ध के दौरान समुद्री रास्ते से जो वहाँ के जो नागरिक थे वो भाग रहे थे यूरोप में, वो जर्मनी में घुस रहे थे, वो डेनमार्क में घुस रहे थे। भारत की भी हालत कुछ ऐसी थी। खैर, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। भारतीय तटरक्षकों ने उन्हें दवाई दी, खाना दिया। समाचार प्लस के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीर है, आप देखिए कि ये तस्वीर उस वक्त की है जब वो नाव से उतरकर जंगलों की ओर जा रहे थे। तो क्या समुद्र का रास्ता भारत में रोहिंग्या के घुसने का एक नया ठिकाना है? सवाल उठेंगे, क्योंकि ये बयान भारतीय तटरक्षक बल ने दिया है कि लगातार सूचना मिल रही थी कि जो द्वीप हैं भारत के दक्षिण में, वहाँ रोहिंग्यास चुपके से घुस रहे हैं। ये स्थिति भारत के लिए बेहद खतरनाक थी। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में 2 खबरें हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि झारखंड को एक नया डीजीपी मिल गया है। अजय कुमार सिंह, 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी को झारखंड का नया डीजीपी बनाया गया है। समाचार प्लस ने पहले ही आपको सूचना दी थी कि अजय सिंह जो प्रधान महासचिव हैं राजीव अरुण एक्का, उनसे मिलने पहुंचे थे। उसी वक्त से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि लगता है कि अजय कुमार सिंह के नाम पर मुहर लग गई है। रेस में 3 नाम थे, अजय भटनागर, अनिल पाल्टा और अजय सिंह। अंत में अजय सिंह को चुन लिया गया। चर्चा ये भी थी कि कहीं किसी को प्रभारी डीजीपी वगैरह तो नहीं बनाया जाएगा। आज उन सारे कयासों पर विराम लग गया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कल से झारखंड की सारी मंडियां, सारे अनाज बाजार, थोक विक्रेताओं के दुकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं। और ये बंद हैं जो झारखंड सरकार ने मंडी टैक्स लागू किया है उसकी वजह से। व्यापारियों का कहना है कि ये कुछ उसी तरह है, जो नियम है उसके अनुसार कि सरकार किसी मंडी टैक्स वसूलने के लिए किसी इंसान को अपॉइंट करेगी और वो हर व्यापारी से 2% के हिसाब से टैक्स वसूलेगा। इसके अलावा 5 किलो से ज़्यादा अनाज नहीं ले जा सकते वगैरह कई तरह के नियम हैं। इसे झारखंड का काला कानून बताया जा रहा है। दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ आपने किसानों का धरना तो जरूर सुना होगा। उससे बड़ा मैटर है झारखंड में ये टैक्स कानून। जो भी गाड़ियां वहां से निकलेगी, जो जाएगी, उन्हें वजन के हिसाब से परेशान किया जाएगा। उनसे अवैध वसूली का खतरा जताया जा रहा है। क्या ये झारखंड का नया इंस्पेक्टर राज है? सोचिएगा जरूर। नमस्कार।